कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर चुनाव में मैच फिक्सिंग की तरह से धांधली करने का आरोप लगाया है। इस पर दीपक बैच का बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुने। राहुल जी का एक आर्टिकल है, उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हैं कि चुनाव चोरी हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं जो है उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया गलत है। कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखिए, लगातार ईवीएम पे और चुनाव आयोग पे लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं और जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है 6 महीने के अंदर में, लगभग 6 महीने के अंदर में महाराष्ट्र में ही 75 लाख वोटर्स बढ़ गए। और आप जो भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीती है, लगभग 118 सीटों में आप देखेंगे, उन 18 सीटों में 25-25 हजार लगभग मतदाता बढ़ गए। मतलब आखिर इतना अंतर मतदाताओं में आया कैसे? भाई, हम लोग भी लगातार 13 से 18, 23, 19 चुनाव, 4 चुनाव लड़े। हम लोग जानते हैं कि हर विधानसभा में 5 साल में करीबन 10 से 12 हजार मतदाता कि नए मतदाताओं की नाम एंट्री होती है। लेकिन एक एक विधानसभा में 25-25 हजार और 6 महीने के अंदर में 75 लाख वोटर से बढ़ना, ये सवाल खड़ा करता। नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में ही एक एसआई का बयान आता है पूरी मीडिया में कि उन्होंने मशीनों का हेराफेरी की है और उन्हें इसके एवज में 10 लाख रिश्वत भी देने का कोशिश की। जब उन्होंने मीडिया में खुलकर बातें रखी तो उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या इस मामले में जांच हुई क्या, या जांच होगी क्या? तो कहीं ना कहीं इस तरह चुनाव आयोग और ईवीएम पे और इस तरह के सवालों पे प्रश्न चिन्ह लगातार विपक्ष खड़ा कर रहा है। उसी का राहुल गांधी जी का कहना है कहीं ना कहीं चुनाव निष्पक्ष नहीं है और कहीं ना कहीं वोटरों की चोरी हो रही है। क्या 2023 में जो चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में भी, तो ऐसी ही आशंका आप लोगों को 2023 के चुनाव को लेकर भी है? देखिए, चुनाव तो 2023 का भी आश्चर्यचकित चुनाव था और खुद भारतीय जनता पार्टी को खुद को भरोसा नहीं था कि वो 55 सीट जीत के जाएंगे, 1-2 लोग को छोड़कर, शीर्ष 1-2 नेताओं को छोड़कर। और यहाँ के मतदाताओं को भरोसा नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ का चुनाव का रिजल्ट भी तो आश्चर्यचकित है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। ये डीएपी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश में ही पूरे देश दुनिया में डीएपी की कमी है, उसके स्थान पर एनपीके हम उपलब्ध कराएंगे। किसान जब सोसाइटी में जा रहे हैं तो देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि डीएपी खाद कहाँ से उपलब्ध कराना है। वो अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए देश और विदेश तक ले गए। मैं समझता हूँ अपने जिम्मेदारी से भाग रहे और उनके पास तो डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार है तो फिर आखिर कभी क्यों हो रही है? भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है, किसान परेशान है। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस तरह का बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के बयानों से मुख्यमंत्री जी नहीं बच सकते। आप किसानों के लिए आपको डीएपी खाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात की है, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण मसले पर बात की है। एक तो रिवर लिंकिंग और दूसरा बोधघाट परियोजना, जो आपकी सरकार ने दिखा लेकिन आगे नहीं बढ़ा। नहीं तो बोधघाट पे क्या कहना चाह रहे हो मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उससे 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, यानी कि उस परियोजना से फायदा मिलेगा। इसको लेकर के प्रधानमंत्री से उनकी चर्चा। देखिए, बोधघाट बनना है नहीं बनाना है ये तो सरकार का निर्णय है। और उसके बाद कौन सा चीज पे? देखिए, इंटर रिवर लिंकिंग पे बात कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही हमारे पास इंद्रावती नदी का जल बंटवारा अभी तक क्लियर नहीं है।
महानदी का जल बंटवारा क्लियर नहीं है। आप जहां हमारा पोलावरम बांध से हमारा कोंटा क्षेत्र लगभग पूरे डुबान में आ रहे हैं, उनके बैकवाटर से, उस पर सरकार की क्या नीति है। पिछले मेरे ख्याल से 28 तारीख को पिछले महीने पूरे देश लगभग 3-4 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बैठकें हुई प्रधानमंत्री के साथ। उसमें क्या बात इन्होंने रखी, उसका कोई एजेंडा अभी तक तय नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को सबसे बड़ी समस्याएं अभी तो डीएपी को लेकर है, खाद को लेकर है। शायद इसको लेकर प्रधानमंत्री से बात करते तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए, किसानों के लिए बेहतर होता। वर्तमान मुद्दों से बात ना करके ये सेंट्रल बोलकर चावल आप नहीं खरीद रहे हैं, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जो यहाँ की धान को सस्ते दरों में सरकार नीलामी कर रही है, जो सीधा सीधा हमारे राजकोषीय घाटा, हमारा नुकसान हो रहा है। बजट पे डाका डाल रही है सरकार। तो इन मुद्दों पे शायद अगर बात करते मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर अच्छा होता। कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है, चर्चा ये भी है कि 2 मंत्रियों को हटाया जाएगा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब परफॉर्मेंस तो पूरा सरकार का ही नहीं है नहीं। अब हटाए तो किसको हटाए कि आप मुख्यमंत्री भगवान भरोसे और अतिशेष 2 उप मुख्यमंत्री वो भगवान भरोसे, और उसके बाद बाकी मंत्रियों का तो फिर राम राज्य चल रहा है। मतलब पूरे सरकार भगवान भरोसे चल रहा है। किसी 1-2 मंत्री को जिम्मेदार कहने से कुछ नहीं बच सकते मुख्यमंत्री जी। इसका सीधा जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, जो सरकार को चला नहीं पा रहे। और इसी का नतीजा तो है कि 10,463 स्कूल बंद हो रहे। यही सब कारण तो है। आखिर इनको प्लानिंग दिया किसने? आखिर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए आखिर सरकार आखिर क्यों इस तरह का निर्णय ले रही? तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। आखिर 2 मंत्री क्यों? भाजपा कह रही है कि आपको 2 साल होने को है, आप प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन बिहार की कार्यकारिणी पे आप काम चला रहे हैं, अपनी कार्यकारिणी आप बनाएंगे। हालांकि भाजपा की कार्यकारिणी भी बनी नहीं है, वो कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि बन नहीं पा रहे। अब देखिए क्या है, आप खुद शीशे के घर में रहते हैं, दूसरे घर में पत्थर मारते। अरे खुद तो 2 मंत्री बना नहीं पा रहे और उसके बाद झांक रहे हो दूसरे के घर में। ये हमारी खुद की कार्यकारिणी है। हम बीजेपी कार्यकारिणी सब पार्टी नहीं चला रहे। हमारी कार्यकारिणी, हमारी कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम की, हमारी पीसीसी टीम से हम काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भाई अपना उपलब्धि, सरकार अपनी उपलब्धि तो बता दे। इस 1.5 से 2 साल में उनके पास कोई उपलब्धि है नहीं। तो इस तरह की ये सब इधर उधर बातें गोल घुमाने वाला बात ना कर, वो सीधा अपनी उपलब्धि बता दे तो शायद बेहतर होता। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो कार्यकारिणी कब बन पाएगी, जिला अध्यक्ष कब बन पाएंगे, बहुत सारी नियुक्तियाँ होंगी। देखिए समय पर हर नियुक्तियाँ होगी। नियुक्तियों में कोई समय सीमा है नहीं कि हम 5 तारीख कर देंगे, 10 तारीख कर देंगे। जैसे समय आएगा नियुक्तियाँ चलते रहेगी। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सर, जातिगत जनगणना को लेकर भी मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस हर बार जातिगत जनगणना की बात तो करती रही, लेकिन कभी से करवाने की हिम्मत नहीं जुटा रही। अब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना को लेकर इतने अपशब्दों का प्रयोग किया, इतने मतलब क्या कहना चाहिए, गाली तक का उन्होंने प्रयोग किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता है और हमारी सरकार बनेगी जब भी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये पिछले 2019 के लोकसभा में भी हमारी घोषणा में था और हमारे छत्तीसगढ़ में 2023 में भी हमारी विधानसभा घोषणा में था, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आने वाला समय में जब भी सरकार बनेगी जातिगत जनगणना कराएंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन मजबूरन अब इस सरकार को हमारी जातिगत जनगणना, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे, अब उसको
शायद देर से ही समझ में आया और उन्होंने जातिगत जनगणना करने का ऐलान किया। लेकिन जातिगत जनगणना तो आप कराएंगे, लेकिन इतना देर क्यों, इतना लेट क्यों, 2027 से क्यों? मतलब आपकी नीयत साफ, जातिगत जनगणना पे आपकी नीयत साफ नहीं। ये आरएसएस मुख्यालय से आने के बाद धर्मेंद्र नेताम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि कहीं आपने आप कन्वर्ट तो नहीं हो, ईसाई समाज आपने स्वयं ज्वाइन तो नहीं किया, कन्वर्ट तो नहीं हुआ, आपके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। भाई ये तो उनको पता लगाना है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है जी। मैं आदिवासी हूँ तो फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ ज्वाइन किया नहीं किया, ये तो उनकी जवाबदारी है। अब आरएसएस मुख्यालय जाके अब आरएसएस की भाषा अगर बोलेंगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रलोभन उनको दिए हो, है नहीं, कहीं प्रलोभन उनको दिए हो। देखिए अरविंद नेताम जी मैं अच्छे से जानता हूँ, हमारा आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है, और एक समय में वो आदिवासी हित की बात करते थे, लेकिन अब रास्ते से वो भटक गए हैं। हो सके उम्र का तकाजा भी है ऐसा, और अब वो आदिवासियों का आरएसएस का शुभचिंतक बताएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक बार शायद मीडिया और प्रेस में बोल रहे हैं, आदिवासी समाज का एक बार बैठक लेके बोलते तो उन्हें समझ में आता आदिवासियों का रूप, तो इसलिए आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, तो इस पे आदिवासी उनकी भाषा पे स्वीकार नहीं करेंगे। सर अभी उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर आरएसएस जो है उसकी नीति स्पष्ट है, कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे। कांग्रेस का नीति स्पष्ट है, कांग्रेस का नीति स्पष्ट है कि सरकार अगर कहीं अवैध धर्मांतरण हो रहा है, अवैध चर्चे बन रही है, तो ये सरकार का काम है। लेकिन जिस तरह से बस्तर में इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम, जाति से जाति, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम आरएसएस का मुख्य एजेंडा है, और इसी एजेंडे पे अरविंद नेताम जी भी चल रहे हैं। आखिर उन्होंने बस्तर में दशकों तक केंद्रीय मंत्री रहे और समाज का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने समाज के लिए क्या किया? समाज के सामने रख दे अपना पक्ष, समाज के लिए उन्होंने क्या किया? समाज के लिए अगर किए होते शायद, मुझे लगता है कि आज आरएसएस के कैंप में जाके ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, और उसके बाद कि ये तो लगातार बोल रहे हैं कि धर्मांतरण पे कानून बनाएंगे, प्रदेश से लेकर देश तक। डबल इंजन की सरकार है, कौन रोका है उनको कानून बनाने के लिए? उनको कानून बनाना चाहिए।